हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का। ये देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जो जीएस से रिलेटेड एग्जाम्स है, तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट दो ऐसा चीज़ है जहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब अगर सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करते हैं तो आपको एक या मैक्सिमम, अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से। वहीं बजट से मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में। तो ये दोनों टॉपिक के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं, आज ही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप लोग को बजट का भी वीडियो चाहिए, बजट 2020-21 का, तो आप लोग कमेंट कर 21-22 का, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि हाँ, बजट का भी वीडियो आप लोगों को चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो वीडियो है वो टोटली बेस्ड होगा आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो फोकस बिंदु था वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो है जो कि है वो उसका थीम यानी विषय। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो विषय था वो था जीवन और आजीविका की सुरक्षा एवं भी आकार सुरक्षा। आपको एटलीस्ट इतना याद रखना होगा, जीवन और आजीविका की सुरक्षा जो था वो 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था। वहीं अगर हम लोग फोकस बिंदु की बात करते हैं तो फोकस बिंदु था कोविड-19 महामारी से नुकसान और प्रभाव। इसको प्रस्तुत किया गया जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं तत्काल निर्मला सीतारमण के द्वारा 29 जनवरी 2021 को। अभी जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। जो आर्थिक समीक्षा की मुख्य बिंदु थी उस पर अब हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि इस बार जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब इसका बार जो विषय था वो था जीवन और आजीविका की सुरक्षा। आगे कह रहा है कि वैश्विक आर्थिक उत्पाद 2020 में 3.5% की कमी को पाटने के लिए संरचनात्मक ढांचे की समृद्धि पर बल दिया गया है। आगे है हमारा कि वित्त वर्ष 2020-21 में दूसरी छमाही में सरकारी खपत के कारण रिकवरी में 17% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, दूसरी छमाही में 17% रिकवरी का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आगे है हमारा कि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8% और आयात में 11.3% की कमी आने का अनुमान है। तो निर्यात में कितना 5.8% और आयात में 11.3% का कमी आने का अनुमान लगाया गया है। आगे कह रहा है कि इस बार 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस जीडीपी के 2% के बराबर होने का अनुमान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि 17 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि चालू खाता सरप्लस जो है वो जीडीपी के लगभग 2% के बराबर रहने का अनुमान लगाया गया है। आगे हमारा कि आपूर्ति में वित्त वर्ष 2021 के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड विकास दर -7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 3.9% था। देखिए, अगर हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं, मतलब जीवीए की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यह जो है वो सकल मूल्य वर्धन कहलाता है, जो कि सामान्यतः उत्पाद के मूल्य माध्यमिक वस्तुओं के उपभोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहीं अगर हम लोग जीबीए की बात करते हैं तो जीबीए में अगर हम लोग उत्पाद कर को शामिल कर देते हैं तो बाजार मूल्य ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में, ये याद रखिएगा, उद्योग क्षेत्र में कितना प्रतिशत कमी आई है 9.6% और सेवा क्षेत्र में कितना कमी आई है 8.8%। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि उद्योग में कितना प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हुई है और सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि इक्विटी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश में भारत जो है वो सबसे पसंदीदा देश रहा है। आगे है हमारा कि कुल एफडीआई प्रवाह $9.8 बिलियन रहा है। नवंबर महीने की यह बात कर रहा है। भारत जो है वो उभरते हुए बाजारों में इक्विटी प्राप्त करने वाला एकमात्र देश रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य के अंदर तथा दो राज्यों के बीच आवागमन बढ़ोतरी के कारण जीएसटी संग्रह जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जीएसटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। आगे हमारा कह रहा है कि इस वर्ष चालू खाता सरप्लस जीडीपी का कितना रहा प्रतिशत रहा है 3.1% रहा है। वहीं अगर हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की, तो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि इस बार वाणिज्यिक निर्यात में 21.2% की कमी, जबकि वाणिज्यिक आयात में 39.7% की कमी आई है। आगे हमारा कि इस बार विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है। आगे कह रहा है कि जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज जो है वो मार्च 2020 के 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में 21.6% हुआ है। आगे कह रहा है भारत 6 दिन में सबसे तेजी से 10 लाख टीका लगाने वाला देश का पहला देश बन गया है। भारत जो है वो अपने पड़ोसी देश ब्राजील को टीका आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। भारत जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसे संप्रभु क्रेडिट रेटिंग की कभी भी सबसे कम निवेश ग्रेड नहीं दिया गया है। भारत की राजकोषीय नीति जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक निर्भय मन धारणा को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% होने का स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च जो है उसको 65% से घटाकर 35% करने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए भारत पहली बार नवोन्मेष इंडेक्स में 50 शीर्ष देशों के क्लब में प्रवेश किया है। देश में पेमेंट भागीदारी भारतीयों द्वारा 36% से बढ़ाकर और अधिक करने पर जोर देनी चाहिए। आगे हमारा ये जीएसटी की शुरुआत के बाद से लेकर पिछले 3 माह में मासिक जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ आंकड़े को पार कर गया है। अभी तक जितना जीएसटी कलेक्शन जब से जीएसटी लागू हुआ है, मतलब 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, तब से लेकर आज तक जो पिछले 3 महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वो सबसे रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि 8 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋण सेवा अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 9.7% रहा, जो कि मार्च 2020 के अंत में 6.5% था। आगे हमारा कि जून से दिसंबर के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति देखिए क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य जो गिरता है उसी ही हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। कि दर जो है वो 3.2% से 11% रही है, जो कि पिछले वर्ष की इस अवधि में 0.3% से 7.6% थी। इसका कहने का सिंपल सा मतलब है पिछले बार 0.3% से लेकर 7.6% थी, इस बार 3.2% से लेकर 11% है, मतलब कि महंगाई जो है वो बढ़ी है। नेक्स्ट हमारे कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की गई है। यह भी याद रखिएगा कितने राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की गई है NAPCC के द्वारा, तो 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की गई है। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान योजना, देखिए प्रधानमंत्री ये बात कर रहा है प्रधानमंत्री कृषि निधि योजना की, जो कि 1 फरवरी 2019 को लागू हुआ था और देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देने की बात कही गई थी, जिसमें कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त में दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 1800 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सीधे जमा कर दी गई है। आगे कह रहा है कि जीबीए से जुड़े सकल पूंजीगत निर्माण यानी जीएसएफ में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखने को मिली है, जो कि 2015-16 में कितना था 14.7% की गिरावट के साथ 2013-14 में 17.7% से और 2018-19 में 16.4% पर आ गई है। अब ये कुछ आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हुए हैं, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। भारत में अगर जीडीपी वृद्धि दर की बात करते हैं तो -7.7%, कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4%, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर -9.6%, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर -8.8%, राजकोषीय घाटा 3.5%। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अकॉर्डिंग उद्योग क्षेत्र में कितना वृद्धि दर हुआ है, सेवा क्षेत्र में कितना वृद्धि दर, कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि दर हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब जो आंकड़े हैं वो आपको याद रखने होंगे। आगे कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, पहले समझ लीजिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगर यानी कि CPI की बात करते हैं तो इसमें मुद्रास्फीति की जो माप है वो खुदरा स्तर पर की जाती है, जिसमें उपभोक्ता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। तो ये जो CPI की बात हम लोग करते हैं तो वो कितना है 6.6%। वहीं थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना है -0.1%। WPI की अगर बात करते हैं तो इसका उपयोग जो है वो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखिएगा कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही महंगाई की गणना की जाती है।
आगे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है वो 11% रहने का अनुमान है और भारत का जो सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर है वो 15.4% रहने का अनुमान है। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने इस टॉपिक को आर्थिक समीक्षा को इसलिए लिया था क्योंकि हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस छोटे से वीडियो से आप अपना 1 या 2 मार्क्स जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बजट 2021-22 का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाना है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बजट 2021-22 का जो वीडियो होगा वो भी मैं वन लाइनर के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप लोग वहां से 3 से 4 नंबर आराम से ले आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।